ठीक है, बेसिकली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों से पूछे जाते हैं, जिनको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, टाइप 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप किसी से कल परसों पूछे किसी और टीचर से कि सर टाइप 5 जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इसका कोई सवाल दे दें, तो वो पहले पूछेगा भाई टाइप 5 क्या होता है। टाइप 5 और ये टाइप्स मैंने खुद बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए कि इस टाइप के नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस अब आते हैं, कुछ लंबे क्वेश्चंस होते हैं और वो अब नहीं आते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में जो असाइनमेंट्स चल रही हैं, मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं ना, उसमें बड़े बड़े सवाल भी होते हैं। ठीक है, तो बड़े सवाल तो अब नहीं पूछे जाते, क्योंकि एक तो आपका पेपर 2 घंटे का होता है, आप लोगों को पता है आपका पेपर 2 घंटे का होता है, और दूसरा उसमें 50 सवाल होते हैं और 2-2 नंबर के सवाल होते हैं। तो अब बड़े क्वेश्चंस उसमें पूछे नहीं जा सकते, इतने लंबे सवाल आपसे नहीं पूछे जा सकते। आपको पता है एक MCQ के लिए आप अगर टाइम डिवाइड करें तो कितना होता है, कितने सेकंड्स होता है? नहीं पता तो अभी कैलकुलेट कर लें। 2 घंटे, उसमें कितने मिनट्स होते हैं? 120 मिनट्स होते हैं। तो पर मिनट आपको, पर MCQ आपके पास कितना टाइम होता है? 2 मिनट। यस, अच्छा ठीक है, 120-130 सेकंड्स बनते हैं। अब आप कैलकुलेट कर लें, जब इतना कर लिया तो 2.4 आता है, तो 144 सेकंड बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 144 सेकंड के बाद नया सवाल आ जाता है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन आपके सामने जितनी देर तक देखते रहेंगे आप देखते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर आपका वक्त ज़ाया होगा, और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आगे हो सकते हैं जो कि आप पूरे सॉल्व ना कर सकें, यानी कि आप अपना पेपर पूरा नहीं कर सकेंगे। और बच्चों के फेल होने की बड़ी रीजंस में से सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है? सेलेक्टिव स्टडी। और दूसरे नंबर पर रीज़न क्या होती है? टाइम पे पेपर पूरा ना करना। लेट पहुंचते हैं बच्चे, पेपर पूरा नहीं होता, इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो आपने एक तो टाइम पे पहुंचना है, कोशिश करें जिधर आपका एग्जाम है उधर आप एक दिन पहले जाके देख आएँ कि अच्छा मेरा इधर एग्जाम है, ठीक है। और वो ऐसे नहीं करना कि अच्छा QM के एग्जाम से पहले BWCS का एग्जाम है तो पहले उस दिन जाके देख लेंगे। तो सारे एग्जाम से एक दिन पहले जाके अपना एग्जाम हॉल देखें, समझें वहाँ पे जाने के लिए आपने कैसे जाना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन क्या करना है, वो सारा कुछ देखें। फिर एक एग्जाम का सॉफ्टवेयर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, एग्जाम सॉफ्टवेयर एक है जिसमें आपका एग्जाम होता है, वही क्या की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है, वो आपने सॉफ्टवेयर एक दफ़ा चला के ज़रूर देख लेना है कि उसमें कैसे कैसे ऑप्शंस होती हैं, कैसे कैसे सबमिशंस होती हैं। खैर वापस आते हैं, तो लंबे क्वेश्चंस जो होते हैं अब वो नहीं आते। जैसे रिटायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं कि 7 भाई जो है वो आज से 10 साल के बाद रिटायर होंगे, 12 साल के बाद बेटे की शादी करेंगे, 15 साल बाद मर जाएंगे, तो उनको बेटे की शादी करने के लिए इतने पैसे चाहिए, अपनी ही तदफीन के लिए इतने पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं वो, इस तरह के सवाल अब नहीं आते। लेकिन क्योंकि वो असाइनमेंट्स में भी होते हैं, वो क्वेश्चंस जो है ना वो डिफरेंट क्वेश्चन बैंक में भी होते हैं, तो वो करवाए जाते हैं। जब मैं पूरा कोर्स कराता हूँ उस वक्त करवाता हूँ। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो 144 सेकंड के अंदर पूरे हो सकते हैं, ठीक है जी। टाइप 1 के क्वेश्चन, कोई एक अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए आपको कह देता है जबकि बाकी सारे वेरिएबल्स गिवन होते हैं। तो ये सिंपल है, S फाइंड आउट कर लें, बाकी सारा डाटा दिया होता है, P फाइंड आउट कर लें, बाकी सारा डाटा आपके पास अवेलेबल होता है। इसमें आपको सिंपल आपने फार्मूला आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लगेगा, उसमें वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व करना। दूसरा होता है जी, वो कहते हैं जी X टाइम मनी जो है वो X टाइम इंक्रीज हो जाती है, जो है ना हाउ मच टाइम पैसे जो हैं वो डबल हो जाएंगे, डबल छा बन जाएं आप, पैसे 3 गुना कितनी देर में हो जाएंगे, पैसे जो हैं वो X अगर पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो 1.6 टाइम्स कितनी देर में हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आपने कोई, उसमें 2 अननोन वेरिएबल होते हैं, बेसिकली उसमें 2 अननोन वेरिएबल्स होते हैं, उन दोनों में से किसी एक को X रखना होता है और दूसरे को इन टर्म्स ऑफ X ट्रांसलेट करना होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, करेंगे। फिर होता है जी टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पार्ट्स, कुछ पैसे किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिए, कुछ किसी और रेट पे इन्वेस्ट कर दिए, कुछ किसी और टाइम पे इन्वेस्ट कर दिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग होती है, आपने टोटल करना होता है। मल्टीपल जो है ना वो इसमें आपके पास स्टेप्स में क्वेश्चन होता है। फिर 2 सिनेरियोज होते हैं, कुछ पैसे हैं जो हमने कुछ रेट पे इन्वेस्ट किए हैं, वो 2 साल में इतने हो जाते हैं, 3 साल में इतने हो जाते हैं, तो बताएं कि रेट क्या है, टाइम क्या है, अमाउंट क्या है। ये 2 सिनेरियोज वाले क्वेश्चन होते हैं। और फिर कुछ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन होते हैं जिनमें स्टेप्स में कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग, अच्छा ये टाइप 2 आ गई है। टाइप 1 जो है ये सिंपल है, ये मैंने नहीं करवाने। और जी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर टाइम इतना है, रेट इतना है, P इतना है, वो आपको पता है, फार्मूले आपको आते हैं, वो आपने कर लिए। तो हम लोग सीधा लैंड करेंगे, क्रैश लैंडिंग ऑन टाइप 2, मनी बिकमिंग X टाइम्स या प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू गिवन इन टर्म्स ऑफ वन अनदर और इन टर्म्स ऑफ X। सवाल है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ
एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है, रेट जो है वो 10% है। टाइम आपने फाइंड आउट करना है, ना पी दिया हुआ है और ना एस दिया हुआ है। तो जनाब एक जो है वो दूसरे की टर्म्स में दिया हुआ है, वन इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अदर। टर्म्स का क्या मतलब है, एक दूसरे की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। तो उसने कहा जी कि पहले पैसे जो हैं वो डबल हो जाते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम प्रेजेंट वैल्यू को x रखते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू डबल x हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब फार्मूले में पुट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी। ऐसे होता है? नहीं होता, ठीक है, आर टी से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है जी। तो एस है 2x, पी है x, 1 प्लस रेट है जी 0.1, टाइम आपने फाइंड आउट करना है। तो ये जो x है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि x से कट गया, तो 2 इंटू 1 प्लस 0.1 टी, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 टी आता जी। आगे चलें, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0.1, 1 इज इक्वल टू 0.1 टी, या टाइम जो है वो 1 ओवर 0.1 बोले तो 10। सिंपल। अगला सवाल देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टेन अमाउंट इज x। कोई एक अमाउंट है और मैंने पता क्या है, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू x के इक्वल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13। आफ्टर 5 ईयर व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। अब ये ज़हन में रख लें कि जैसा ऊपर सवाल कराया है वैसा नीचे वाला नहीं होगा। हम क्लास की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हर तरह का एक एक सवाल। तो ऊपर वाला और सवाल है, नीचे वाला और सवाल है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें उसने बताया हुआ है कि एक अमाउंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ अनदर अमाउंट है। उसने कहा प्रेजेंट वैल्यू है x, तो x क्या है, बेसिकली ये प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है जनाब 13%, और टाइम जो है वो 5 ईयर्स है। सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है? क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं बताया। यस, तो हम फार्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। ठीक है, पी जो है ये आपका x है, 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट है जी 0.13 और टाइम है 5 ईयर्स। ठीक है, आप कहते हैं सर आप ब्रैकेट्स तो इस्तेमाल नहीं करते, आप प्लस भी लिखी जा रहे हैं, मल्टीप्लाई भी लिखी जा रहे हैं, तो ब्रैकेट्स क्यों लगाऊं मैं जब मुझे पता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होनी है फिर ऐड होना है। क्या ख्याल है? 0.13 और टाइम आपस में पहले मल्टीप्लाई ही होगा फिर ही ऐड होगा, डीमास का रूल। ठीक है जी, तो ये x जो बनता है 1.65 बनता है, तो s इज इक्वल टू 1.65x, ये आपका आंसर आता है। अच्छा, अगर प्रेजेंट वैल्यू आपकी x दी हुई है तो आंसर भी आपका इन टर्म्स ऑफ x आएगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा दी गई होती तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ अल्फा आता। अब x में जो मर्जी रख लें, आपके पास ये फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आ गया है। तो अगर कोई चीज़ इन टर्म्स ऑफ x दी गई हो तो टेंशन नहीं लेनी, आपने उस x को ही एक नंबर समझ के सॉल्व कर देना, एंड तक वो x आता रहेगा आपके आंसर में, तो आता रहे। वैसे तो x जो है वो उसको जिंदगी से निकाल देना चाहिए, क्या ख्याल है? ठीक। और टाइप 6 के क्वेश्चन पे सीधा सीधा ही चले गए हैं, माउस की तरह। माउस भी नहीं चल रहा, चल पड़ा कोई, ये ज्यादा ही चल पड़ा, खुद ही चल रहा भाई। अच्छा जी, टाइप 2 के क्वेश्चन, ये भी आ गया क्वेश्चन। सपोज एन अमाउंट इज ₹X और ये इन्वेस्टेड है, इसको भी लगता है इसने भी ज्यादा फाइनेंस कर ली। अच्छा जी, सपोज एन अमाउंट इज X और ये इन्वेस्ट हुई है एंड यू रिसीव 3 टाइम्स ऑफ X। ओए होए होए, 3 गुना, डबल शाह से भी आगे निकल गए। इंटरेस्ट रेट है जी 10% पर एनम। हाउ लॉन्ग वुड इट रिक्वायर टू इन्वेस्ट फॉर सच ए बिग टर्म। अब आप सोच रहे होंगे सर सारे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल करा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क है। वो टी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो टी पावर में चला जाएगा। तो जरा जल्दी जल्दी हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अगर यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सवाल होता तो हम इसको भी इजीली कर सकते थे। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो x है और फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? 3x। 3 गुना हो गया है, इसको x क्यूब नहीं करना। कुछ बच्चे इसको x क्यूब कर देते हैं, 3 गुना है यानी कि वो उसमें वो 3 टाइम्स हो गया है। 3 टाइम्स का मतलब है कि 3 से मल्टीप्लाई होगा।
तो इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 10% है और टाइम आपने फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, आपने कैलकुलेट करना है। जब आपने फाइंड आउट करना है ना एस या पी के अलावा कोई भी चीज, तो एक्स खुद ही कट जाएगा, एक्स कटेगा। सम ऑफ मनी वुड डबल इटसेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ ईयर इट वुड बी 4 टाइम। अब ये 2 सिनेरियोज वाला क्वेश्चन आ गया नीचे वाला, अब वो मैं पूरा नहीं करूंगा, वो आप कर लेंगे, आई एम श्योर, आपको पता है आगे आपने फार्मूले में पुट करने हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, सम ऑफ मनी वुड डबल इटसेल्फ इन 10 years, कुछ पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं 10 years में, रेट नहीं पता। तो ये पहला सिनेरियो हुआ जिसमें उसने कहा कि सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 10 years में। तो पहले सिनेरियो से हम रेट निकाल लेंगे, फिर दूसरे सिनेरियो की तरफ जाएंगे कि प्रेजेंट वैल्यू है x, फ्यूचर वैल्यू है 4x, टाइम फाइंड आउट करना है जबकि रेट वही होगा जो यहां से आएगा, ठीक है। यानी कि उसी सेम सिनेरियो के अंदर, उसी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हुए उसने कहा है कि पैसे जो हैं वो पहले होते हैं जनाब डबल, तो आप रेट निकाल लेंगे। निकालें जरा, रेट क्या आता है? रेट टाइम रेट, पहले वाली सिचुएशन में रेट 0.1 मतलब 10%। अब दूसरे सिनेरियो में आप 10% इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे। ये वैसे ज़बानी भी हो सकता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल सेम इंटरेस्ट लगता है, ज़बानी भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बानी करें, आप इस सिनेरियो से कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में सवाल आएगा तो फिर ज़बानी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले सिनेरियो से आप रेट निकालेंगे, फिर वही रेट आप इधर पुट करके टाइम निकाल लेंगे। तो एक ही सेट ऑफ सिनेरियो के अंदर से, एक ही सिनेरियो के अंदर से आपसे 2 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पूछेगा, तो ये तरीका होगा, ठीक है। तो फिर बिल्कुल आपने जो है ना वो बोर नहीं होना, क्योंकि आगे ऐसी एकदम से चीज़ें आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं। अगर आपको ये लग भी रहा है कि यार ये तो मुझे आता है, तो आगे इंशाल्लाह आपके लिए चैलेंजिंग सवाल आने वाले हैं। अगर माउस चल गया तो कैसे चलेगा? ये तो निकाल दिया मैंने। टाइप 3 के क्वेश्चंस। टोटल अमाउंट ऑफ 14,000 इज इन्वेस्टेड, टोटल 14,000 इन्वेस्ट किए, पार्ट एट 5% एंड द रेस्ट एट 6%। उसके 2 पार्ट्स करके 14,000 के 2 पार्ट्स कर दिए, एक 5% पे इन्वेस्ट किया, एक 6% पे इन्वेस्ट किया। अगर इन दोनों से जो टोटल इंटरेस्ट है वो 740 मिला है, तो जो अमाउंट 5% पे इन्वेस्ट की थी वो क्या थी, ये आपने फाइंड आउट करनी। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो अमाउंट 5% पे इन्वेस्ट किया उसे कहें x है, और जो अमाउंट 6% पे इन्वेस्ट किया उसे कहें कि ये y है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस शॉर्ट करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप कहें कि जो अमाउंट 5% पे इन्वेस्ट की है वो x है, और जो अमाउंट 5% पे इन्वेस्ट किया है वो 14,000 माइनस x है, ठीक है ना। y विल बी 14,000 माइनस x। y लिखने की बजाय आप 14,000 माइनस एक्स लिख दें, जो दूसरी अमाउंट है वो 14,000 माइनस एक्स है। तो इन दोनों के ऊपर जो है वो एक साल में जो इंटरेस्ट बनता है, अगर उन दोनों को जमा किया जाए तो हमारे पास 740 आता है, ये उसने बताया। और ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में इन दोनों का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और जमा करेंगे तो 740 आएगा। तो इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। हम कहते हैं कि भैया जी I इज इक्वल टू PRT होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पहले केस में है x, रेट है 0.05 और टाइम है 1 साल। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 14,000 माइनस x, रेट है 0.06 और टाइम है 1 ईयर। तो जब ये जमा करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आना चाहिए? 740। क्या ख्याल है? यानी कि पहले पार्ट का इंटरेस्ट और दूसरे साल का इंटरेस्ट, I इज इक्वल टू PRT के फार्मूले से हम लोगों ने दोनों सालों का इंटरेस्ट निकाला। सिंपल इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो क्या करते? यही काम करते, फार्मूले में थोड़ा सा फर्क था। I इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू पावर T माइनस 1। फार्मूला नहीं याद, कोई बात नहीं, देख के लिखें। आप कितनी दफ़ा देख के लिखेंगे? आप जैसे ही 10 की दफ़ा फार्मूला देख कर लिखेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। फार्मूले को रट्टे लगाने की बजाय फार्मूले को लिख लिया करें, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको देख के नोट कर लिया करें क्वेश्चन में। और जब आप 5 से 10 दफ़ा फार्मूले को देख कर लिखेंगे ना, बाद में वो आपको याद हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे उसको सॉल्व करना है। 740
ये 0.05x बन जाएगा ये वाला पार्ट, और ये 14,000, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1 0.06 ही बेसिकली बनेगा। तो 14,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 के साथ तो क्या बनता है जी, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 0.06x, ठीक है जी, ये हो जाएगा। आप इसे अब आगे आप सॉल्व कर लेंगे 780 माइनस 0.06x, तो आपका पास x आ जाएगा जो भी उसका आंसर आता है। अगला सवाल देखते हैं। जॉन भाई ने कुछ हरकतें की हैं। जॉन भाई कहते हैं कि इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 2 स्कीम्स के अंदर, ए और बी में, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करती हैं 5% पर एनम। पीसीपीए का मतलब होता है परसेंट पर एनम, और 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट accrued through 2 schemes together in 2 years was rupees 2075 and the total investment was 15,000, find out the amount investment in scheme A। बिल्कुल ऊपर जैसा सवाल है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। वहाँ पे 1 साल था, यहाँ पे 2 साल है। सेम इसी तरह से इक्वेशन बनेगी, सेम इसी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आपने सॉल्व करना है, खुद ट्राई करना है। ये स्लाइड्स, इस स्लाइड्स के ऊपर जो जो कुछ लिखा हुआ है ये सारा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करूँगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, बस आपने इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सिनेरियोज आ जाएंगे विद 2 मिसिंग वेरिएबल्स। ये बात वैसे तो हमने एक दफ़ा पहले भी कर ली है, वो जो था कि डबल होते हैं 2 सालों में, तो 4 गुना कितने सालों में हो जाएंगे, ये वाला, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। ए सम ऑफ मनी वुड अमाउंट टू रुपीज़ 6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 years। प्रिंसिपल रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कैलकुलेट करना है। देखिए आपको पास 2 सिनेरियोज है। सिनेरियो 1, इसमें वो कहता है कि अगर टाइम जो है वो 2 years हो तो फ्यूचर वैल्यू 6,200 बन जाती है। सिनेरियो 2, इसमें वो कहता है कि अगर टाइम 3 साल हो तो जो उसकी फ्यूचर वैल्यू है वो 7,400 बन जाती है। अगर 2 कंसेक्टिव ईयर्स दिए गए हो ना, तो हम इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकाल के उसको इंटरेस्ट के इक्वल रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम इसका एक ऐसा फार्मूला समझते हैं जो कि हर तरह के सिनेरियो में पूरा आ जाए। तो दोनों सिनेरियोज से हम लोग दोनों अननोन वेरिएबल्स को एक्स और वाई रख के कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 चीज़ें मिसिंग है, पी और आर, यहाँ पे भी पी और आर मिसिंग है। तो 2 सिनेरियोज के अगर क्वेश्चन हो, जैसा कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, तो इसमें हम दोनों सिनेरियोज की अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं और उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हम लोग 2 अननोन वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी होता है। चलें आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने P और R हमारे पास अननोन वेरिएबल हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये क्योंकि सेम ही सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए P और R दोनों केसेस में सेम होगा। तो सिनेरियो 1 के अंदर S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी करते हैं, और सिनेरियो 2 में भी S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी करते हैं। फ्यूचर वैल्यू है जी 6,200, P 1 प्लस रेट की जगह पे R लिख देंगे और टाइम की जगह पे 2 years लिख देंगे। दूसरे सिनेरियो में हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। 7,400 प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट और टाइम की जगह पे 3 लिख देंगे। ठीक है, ज़रा आप इसको थोड़ा सा सीधा करें तो ये बनता है जनाब, अगर हम P इधर ही रहने दें और बाकी सारी चीज़ें उस तरफ ले जाएं, तो इस सिनेरियो में P बनता है जी 6,200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2R, R मल्टीप्लाई बाय 2 और 2R एक ही बात होती है ना। और इस सिनेरियो में अगर हम P फाइंड आउट करें तो वो बनता है जी 7,400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3R। तो अब क्योंकि सेम ही सिनेरियो से 2 इक्वेशंस निकली हैं जिन दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, तो इसका मतलब है कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम यहाँ से आगे जो कैलकुलेशन करते हैं वो इसके ऊपर लिखनी पड़ेगी। मैंने गलती की, नीचे स्टार्ट कर लिया, ऊपर से स्टार्ट करता तो आसानी होती। तो हमारे पास जो इसका वेरिएबल निकलेगा वो बनेगा जनाब 6,200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2R इज इक्वल टू 7,400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3R। ठीक है, यहां से R आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये 1 प्लस 3R 6200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 2R 7,400 से मल्टीप्लाई होगा,
इसको सीधा करेंगे, सिंपल सिंपल आर निकलेगा, आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जब आपके पास एक आर निकल आया तो या इसमें या इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आर पुट करके आप सेकंड वेरिएबल भी फाइंड कर सकते हैं। ए ऑप्शन आती, यानी कि आपका रेट है 31.57%। ओके, और अमाउंट जो है वो 3,800 है। ठीक है, नीचे वाला सवाल, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर T years, ना पैसे बताए ना टाइम बताया। ये तो वो जो नहीं होते जादू वाले बाबा जी, कुछ पैसे किसी ने किसी टाइम के लिए कहीं इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसका भी तोड़ निकालते हैं। ए सर्टेन टाइम इज इन्वेस्टेड फॉर T years, इट अमाउंट्स टू ₹400 at 10% simple interest per annum, but when invested at 4% simple interest per annum it would amount to ₹200। अब टाइम बताएं, यानी कि उसने दो निशानियां बताई हैं, अमाउंट भी सेम है टाइम भी सेम है। 400 बनते हैं अगर 10% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट हो, और 200 बनते हैं अगर 4% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट हो। तो टाइम कैलकुलेट करना सेम इसी तरह से सिनेरियो होगा। दोनों सिनेरियो, इस सिनेरियो में दो अननोन वेरिएबल्स है एस और टी। ऊपर वाले में दो अननोन वेरिएबल्स थे पी और आर, इस वाले में दो अननोन वेरिएबल्स है एस और टी। ठीक है जी, सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर T years। ऐसे भी हो सकता है वो कहे जी पैसे इन्वेस्ट किए, सिंपल इंटरेस्ट पे करें तो इतने बनते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करें तो इतने बनते हैं, रेट बताएं। तो ये भी हम कर सकते हैं। बल्कि इसमें एक सवाल, पता नहीं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नहीं, वो कहता है कि वो उतने ही रेट पे इन्वेस्ट हुआ है जितने टाइम के लिए वो इन्वेस्ट हुआ है। तो ऐसा भी एक सवाल है। तो हम रेट और टाइम को आपस में इक्वल रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आएगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कल ढूंढ के लाइएगा। 16.5%, 16.67% उसका आंसर आता है। अब वो सवाल पता नहीं मैंने यहाँ पे कॉपी किया कि नहीं, लेकिन वो भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। कोई नया सवाल नहीं है, वो इसी तरह से सॉल्व हो जाना था। टाइप 5, ए पर्सन इन्वेस्टेड 25,000 इन ए सेविंग अकाउंट पेइंग 12% इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली। कंपाउंडेड है, 12% इंटरेस्ट होगा, 25,000 सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किए। आफ्टर 3 years ही विड्रॉज ₹20,000, उसने 20,000 रुपये विड्रॉ किए हैं फ्रॉम द अकाउंट एंड इन्वेस्टेड इन ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पेइंग 12% इंटरेस्ट कंपाउंड मंथली। सियाना आदमी, पहले उसको 12% कंपाउंड एनुअली सेमी एनुअली मिल रहा था। जब इसने मैथ की क्लास ली उसको पता चला कि यार ये तो सेमी एनुअली से बेहतर है हम लोग मंथली कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट करें। जाजेब साहब ने बताया था कि इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो उसने वहाँ से पैसे विड्रॉ किए और फिर जो है वो उसने इन्वेस्ट कर दिए 12% इंटरेस्ट कंपाउंड मंथली में, और बाकी जो थे वो उसी अकाउंट में पड़े रह गए। टोटल 25,000 था ना, 20,000 विड्रॉ किए, तो बाकी कितने रह गए होंगे? 5,000 तो शुरू में इन्वेस्ट किए थे ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लग रहा होगा। कितनी देर तक इंटरेस्ट लगा होगा? 3 सालों तक। तो 25,000 पे 12% कंपाउंड सेमी एनुअली के हिसाब से 3 सालों का इंटरेस्ट भी लगा होगा उसके ऊपर, उसमें से 20,000 निकलवाए। अच्छा, हाउ मच is his total compound amount 2 years after the purchase of certificate of deposit। तो जब उसको जो है वो ये 2 साल के बाद उसको कितने पैसे जो है ना वो मिलेंगे। तो इसकी ना ज़रा टाइमलाइन बना लेना ज़रूरी है। अब हम इंशाल्लाह एक चीज़ देखेंगे जिसको हम टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है जी, टाइमलाइन क्या होती है? देखें, यहाँ से इसने स्टार्ट किया और 25,000 रुपये इसने इन्वेस्ट किए, और इसने 25,000 रुपये में जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 सालों तक रखी, 3 years, और यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे कितने पैसे हुए होंगे ये नहीं हमें पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता करने का तरीका नहीं पता। देखिए, आज के ज़माने में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो नहीं पता वो कैसे पता चलेगा। तो जो नहीं पता वो आपको कैसे पता चलेगा? फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले से। ये जो टोटल पैसे थे इसमें से माइनस किए हैं 20,000, और वो 20,000 किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर दिए, और ये 2 साल तक इन्वेस्ट रहे। ये जो 3 साल तक जो इन्वेस्ट रहे हैं पैसे, ये 12% कंपाउंड सेमी एनुअली पे रहे हैं, तो आपका रेट 12% और N2 होगा। ये जो 20,000 है ये आपके 12% रेट के ऊपर कंपाउंडिंग है जी 12, 2 सालों तक इन्वेस्ट रहे हैं। और ये जो पैसे इधर बच गए थे, इधर भी तो कुछ बच गए होंगे, जो पहले जिधर उसने इन्वेस्ट किए थे सेविंग अकाउंट में 25,000 था, 25,000 में से 20 निकाल के कहीं और इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ पे भी तो कुछ बच गए होंगे। ये जो पैसे हैं ये कितने % के ऊपर कंपाउंड हो रहे होंगे? उसी के ऊपर जिसके ऊपर ये पहले हो रहे थे, यानी कि रेट 12% और N बोले तो 2, सही है।
वैसे तो टीचर को बैठना चाहिए, बच्चों को खड़ा करना चाहिए। जो बैठ जाते हैं ना वो फिर सो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग क्लास में टीचर का ही बेचारे का चल रहा होता है। बच्चे तो सर ठीक है, सर समझ आ रही है, ठीक है। तो जनाब ये पैसे जो है ना ये हमारे पास आएंगे, एक तो ये अमाउंट आएगी और एक ये अमाउंट आएगी। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जो उसने पूछा था, हाउ मच इज हिज टोटल कंपाउंड अमाउंट इन 2 years आफ्टर द परचेज ऑफ सर्टिफिकेट। तो 3 कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले 25,000 कंपाउंड करना पड़ेगा 3 सालों पे, रेट 12% एंड 2, तो आपके पास आंसर आएगा टोटल अमाउंट जो उस डेट पे होगी। उसमें से 20,000 माइनस करेंगे और उस 20,000 को 2 year पे कंपाउंड करेंगे, रेट 12 एंड 12, और 2 साल बाद यहाँ पे आंसर आएगा। और जो इधर बाकी 25,000 में से जो रह गए थे, 25,000 प्लस जो उसका इंटरेस्ट था, उसमें से जो अमाउंट रह गई थी उसको 12% पे एंड 2 करके 2 सालों के लिए कंपाउंड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा। और इन दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा। निकालें। मैं जरा गेम खेल लूँ थोड़ी सी। पहले वाले का यहाँ पे क्या आंसर आता है, 25,000 3 साल पे कंपाउंड हो 12% एंड 2 के बाद यहाँ पे क्या आंसर आता है। कोशिश करें पेपर पे नहीं, कैलकुलेटर पे ही करें सारा। कैलकुलेटर पे इक्वेशन एंटर करना आती है, इक्वेशन की नोटेशन में एंटर किया करें चीज़ों को। पेन किधर रख दिया, अच्छा इधर ही रखा चार्जिंग के लिए। हाँ जी, ये इधर क्या आता है जी आंसर, यार ये बताओ ज़रा, ये नज़र आता है सही से? नहीं नहीं, वो उसको बच्चों को पूछ लो। आपको तो नज़र आएगा, आपको तो बहुत दूर से नज़र आएगा, 4 तो ग्लासेस आँखें आपकी। हाँ ठीक है, अब मेरा पेन नहीं असल में चल रहा है तो मैं जो है वो अगले क्वेश्चन वहाँ पे कर लूँगा। हैं क्या चीज़? सही कह रहा है, चलो ठीक है, एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं। नहीं चला, चलिए यार ये भी जो है वो इतनी फाइनेंस की ताब नहीं ला सका। अच्छा जी, ये यहाँ पे क्या आएगा टोटल, कितना जी, कितना आएगा? 35,462। इसमें से कितना माइनस हुआ? 20,000। तो रिमेनिंग कितना रह गया? यार ये मुश्किल कैलकुलेशन थी, ये मुझे करने देनी थी। अच्छा जी, 20,000 जो है वो आगे जब 2 सालों पे कंपाउंड हुआ तो कितने बने? 2 years पे कंपाउंड होगा, रेट जो है इसका 12%, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? 12, तो कितने बने? इसी तरह से ये 15,462 भी 2 years पे कंपाउंड होगा, रेट इसका भी 12% है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 2 है। इतना ऊपर नहीं मैं लिख सकता। सीधी सीधी कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें। कैलकुलेटर पे आप जो है ना वो फ्रैक्शन का साइन डालें, जो ऊपर लिखना है वो ऊपर लिखें, जो नीचे लिखना है नीचे लिखें और कैलकुलेशन करें। आप लोगों से करवाऊंगा तो फिर क्लास में 5-7 सवाल ही होंगे। आगे से मैं अपना कैलकुलेटर लेके, किधर है मेरा, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ ऐसी की तैसे। हाँ जी, 20,000 इंटू 1 + R 1.12
इसकी पावर क्या होनी है 12, कर लो चलो 25,394 और ये 15,462 2 सालों पे कंपाउंड होगा, लेकिन इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 2 होगी, 12 नहीं होगी, क्योंकि ये वहाँ पे ही पड़े हुए हैं जहाँ पे ये पड़े हुए थे। तो कितने पैसे होंगे? वो इतने सारे, अच्छा नहीं 19,000, 19520। तो टोटल कितने बने? 4914। ऑप्शन 916 वाली बी। अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की एक और एग्जांपल है, सॉल्व नहीं करेंगे, बस वैसे डिस्कस करते हैं। एडम borrowed some money at the rate of 6% per annum, simple interest है, for the first 2 years at the rate of 9%, for the next 3 years and at the rate of 14% for the period beyond 5 years। ओए होए होए, different time period के लिए different rates। If he pays total interest of 11,400 at the end of 9 years, how much money did he borrowed? कितने पैसे उसने लिए थे? भाई साहब ने जितने पैसे लिए थे वो भाई साहब ने पैसे इन्वेस्ट किए, और इन्वेस्ट करने के बाद उसने डिफरेंट रेट्स के ऊपर इन्वेस्ट किए। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ी इजी होती हैं चीज़ें। तो आपने कुछ पैसे जो थे वो इन्वेस्ट किए थे, कितने हैं जी बताया हुआ उसने? एडम बोरोड सम अमाउंट, सही है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास अननोन है, लेकिन जो इंटरेस्ट है 11,400 रुपये उसने बताया हुआ। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल हो या कंपाउंड, हम लोग एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। उसने कहा है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए डिफरेंट रेट्स जो हैं ये इसने चार्ज किए। 6% चार्ज किया फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। फिर इसके बाद क्या कहते हैं 9% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और 14% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स। तो ये 14% है, लेकिन हमें नहीं पता कि टाइम कितना है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ें तो उसने कहा है 9 सालों का इंटरेस्ट। अब ये ब्रदर इन लॉ वाले साले नहीं है, ये एनुअल वाले साले हैं, ठीक है। 9 सालों का इंटरेस्ट तो जो है वो 11,400 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि 5 और ये 4 आगे आएगा, 9 ईयर्स, ठीक है ना, क्योंकि 9 ईयर्स का उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो इंटरेस्ट ऑफ 9 ईयर्स विल बी इंटरेस्ट ऑफ पहले से लेकर दूसरे साल तक, प्लस इंटरेस्ट ऑफ तीसरे से लेकर 5वें साल तक, प्लस इंटरेस्ट ऑफ 6ठे से लेकर 9वें साल तक, ठीक है। पी आपको नहीं पता, पी की जगह पी ही रख दें। पी इंटू एस इज इक्वल टू पी आर टी, ये फॉर्मूला होता है ना। रेट कितना है? रेट तो दिया हुआ है यार, ऐसे ना करो। 6%, 0.06, टाइम कितना है? 2 साल, प्लस सेकेंड इंटरेस्ट कैसे आता है? पी मल्टीप्लाई बाय रेट 0.09, टाइम 3 ईयर्स इस केस में। 4 दिया हुआ है पी 0.14, टाइम है 4 ईयर्स। तो यहाँ से आप पी निकाल सकते हो। 0.12 पी प्लस 0.27 पी प्लस ये कितना बनेगा? 14, 28, 56, 0.56 पी। 11,400 है, तो यहाँ से पी कितना निकलता है भाई? 12,000 पूरा। इतनी मेहनत करने के बाद भी 12,000 निकला है, 11,400 का इंटरेस्ट। चलो कोई बात। तो ये जनाब हमारे पास सवाल आ गया ये वाला, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अभी 15 मिनट रहते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेबस आज का कंक्लूड कर लेंगे। नजर आ रहा है सही? ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹725 इज लेंट। लेंट का मतलब क्या होता है? उधार पे दिया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने बाद। ओए होए, मंथ वाइज तो हमने पढ़ा ही नहीं। अब क्या करें? सिंपल है, मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करके लिख लेंगे जहां पे भी लिखना है। ए सम ऑफ ₹362.50 मोर इज लेंट। अच्छा, और पैसे दे दिए,
बड़ा अमीर आदमी है यार, इसको ढूंढो, इससे कहें यार हमें भी दो पैसे थोड़े से। अच्छा, बट एट द रेट ट्वाइस द फॉर्मर एट द एंड ऑफ द ईयर 3350 इज अर्नड एट एज इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ ऑफ द लोन्स। अच्छा, साल के अख्ताम पे यानी कि 4 महीने बाद ही एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट? ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो पैसे जो पहले इन्वेस्ट किए हैं कितने हैं जी? 725। रेट नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। उसने कहा कि 8 महीने गुजरे तो सेकंड पेमेंट इन्वेस्ट की है जो कि है 362.50। रेट का नहीं पता, लेकिन 2 गुना है वो पहले वाले रेट से। तो अगर पहले वाला रेट अगर हम x लिख दें तो दूसरा रेट जो है वो 2x होगा। फिर उसने ये कहा कि एक साल जब पूरा हुआ तो जो इन दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट था 3350 था, यानी कि इंटरेस्ट फ्रॉम लोन 1 एंड 2 इज 33.50 रुपीज। ठीक हो गया जी, 3350 था इन दोनों का इंटरेस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है इन दोनों का, उनको जमा करेंगे वो 3350 के इक्वल होगा। पहले वाले का इंटरेस्ट कितनी देर के लिए है? टाइम 8 महीने। ऐसे ही है? ऐसे ही है? नहीं है। पहले वाला इंटरेस्ट ऐसे थोड़ी है कि पहले वाला रेट जो है वो वापस कर दिया था उसने, पहले वाला लोन वापस थोड़ी किया था। उसने ये बताया है कि 8 महीने गुजरने के बाद मजीद 362.50 दिए। समझे इसको कि 8 महीने गुजरने के बाद मजीद 362.50 मोर इज लेंट। तो पुराने वाला वापस थोड़ी हुआ है। तो पूरे 1 साल के बाद पहले वाले लोन के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा और दूसरे वाले लोन के ऊपर कितनी देर का इंटरेस्ट लगेगा? दूसरे वाले लोन के ऊपर कितनी देर का इंटरेस्ट लगेगा? 4 महीने का। 8 महीने गुजरने के बाद ये देखे ना, उसने क्या कहा है कि ये 3350 जो है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड का इंटरेस्ट है। तो 1 साल का इंटरेस्ट है। तो टाइम इसका जो है वो 4 महीने का है, यानी कि बेसिकली हम इसे 4/12 करके लिख देंगे, 4/12 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट टोटल जो है वो पहले का इंटरेस्ट और दूसरे का इंटरेस्ट इन दोनों को जमा करेंगे तो आएगा। पहले का इंटरेस्ट क्या है? I = PRT, प्रिंसिपल अमाउंट। पहले वाले के केस में कितनी है? 725। रेट कितना है जी? x। टाइम कितना है? 1 ईयर्स। 3350 के इक्वल है ना, ये 33 रुपये 50 पैसे के इक्वल। और दूसरे वाले का इंटरेस्ट का फार्मूला, इंटरेस्ट PRT 362.50, रेट 0. नहीं पता, रेट की जगह पे 2x लिखेंगे और टाइम की जगह पे 4/12। अब ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल है जिसको आपने सॉल्व करना है। 3350, ये 725x बनता है जी, और ये बनता है 362। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर 4 से 12 पे डिवाइड करें तो ये भी कुछ x बन जाएगा। फिर x अकेला करें, बाकी उधर ले जाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना बनता है आंसर? x का क्या आ रहा है? 3.46%। तो रेट है पहले वाला जो लोन है 725 का, वो किस रेट पे इन्वेस्ट हुआ है? 3.46 के ऊपर, x के ऊपर। लेकिन अगर वो आपको कहता है बताएं सेकंड लोन किस रेट पे दिया है हमने, तो फिर वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि वो डबल रेट था। ठीक है। तो इसमें भी स्टेप्स बाय स्टेप्स कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। टाइप 6 कंपैरिजन के और लॉजिक के क्वेश्चंस, यानी कि जब आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया जाता है। पहला सवाल, आसिम एंड अली कंपनी बॉट ए बॉन्ड ऑफ ₹200,000 5 years ago। अच्छा, द कंपनी रिसीव 300,000 नाउ एट मैच्योरिटी, इंटरेस्ट रेट इज 8%, वेदर द कंपनी इज इन प्रॉफिट, यस और नो। ठीक है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या नहीं है। ये जरा लॉजिकली गौर से देखने वाले सवाल हैं। ये जो सिंपल सवाल है ना, सीधे सीधे,
ये ख़त्म हो जाएंगे यहीं पे। जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए कहेगा। वैसे तो मुश्किल काम है, लेकिन चले वो उसने ट्राई किया बेचारे ने। वो कहते हैं कि एक लोन है, लोन नहीं है, क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड भी लोन को ही कहते हैं। जब एक इंसान दूसरे इंसान को लोन देता है ना तो उसे लोन देना कहते हैं। लेकिन जब एक कंपनी किसी इंसान से लोन लेती है तो उसे बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जब दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो आपका नेचुरल पर्सन ना हो तो फिर जो डॉक्यूमेंट साइन होता है ना उसको लोन डॉक्यूमेंट नहीं कहते, उसको बॉन्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं। होता वो भी लोन ही है, होता वो भी लोन ही है, लेकिन उसमें ये बुनियादी फ़र्क होता है कि एक उसमें आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है उसमें, तो उस डॉक्यूमेंट में साइनिंग और डिफरेंट टाइप की जो सिक्योरिटी होती है ना वो फ़र्क होती है, इसलिए उसको बॉन्ड कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम लोग कहते हैं हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तो वो होता कुत्ता ही है वो भी, लेकिन उसका नाम चेंज कर देते हैं। सिमिलरली ये जो लोन होता है ये भी लोन ही होता है, लेकिन इसमें नाम चेंज करके उसको बॉन्ड कर देते हैं। तो 2 लाख रुपए का लोन कंपनी ने लिया किसी से और 3 लाख रुपए वापस मिले। वो ये कहता है कि टाइम कितने, 5 ईयर्स। उसने कहा इस टाइम पीरियड के दौरान जो रेट था 8% था। अब सवाल को पढ़ना है जरा यहाँ पे गौर से। वैसे तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के सवाल यहाँ पे होने ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हैं असाइनमेंटों में तो इसलिए मैं कराता हूँ। वो कहते हैं कि 2 लाख से 3 लाख हो गए 5 सालों में, और उस वक्त मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट था वो 8% था। तो क्या बताएं कि ये जो आपने बॉन्ड लिया है, बॉन्ड डॉक्यूमेंट लिया है, ये ठीक था कि नहीं था? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हम इसका भी रेट फाइंड आउट करते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला जो रेट है इसको उतार के जेब में डाल लेते हैं। अब जरा इसका अपना रेट फाइंड आउट करते हैं। इसका अपना रेट कितना बनेगा? आप कैलकुलेट करेंगे S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज़ टू पावर T। ठीक है जी, 3 लाख, 2 लाख रेट हमने फाइंड आउट करना है और टाइम 5 ईयर्स। जरा रेट बताएं कितना निकलता है? 0.1 पूरा। ठीक है, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से करना है, फर्क आएगा। 8.42%। यानी कि इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से आपको जो रिटर्न मिला वो 8.42% था। अब जरा वो जेब से निकालें, दोबारा आ गया। तो मार्केट में 8% चल रहा था और आपने जो बॉन्ड दिया उससे आपको 8.42 का फायदा हुआ। तो बताएं कि ये बॉन्ड बेनिफिशियल था या नहीं था? था, क्योंकि आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, आपको 8.42% का प्रॉफिट मिला। मार्केट में उस वक्त रेट चल रहा था 8%। तो आपको जिस सियाने ने मशवरा दिया था उसको जाके शाबाश दें कि उसकी वजह से आपको मजीद बेनिफिट हुआ है 0.42% का। ठीक है जी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। उसने कहा था कि आसिम एंड अली कंपनी बॉट ए बॉन्ड फॉर ₹200,000 5 years ago. द कंपनी रिसीव्ड ₹300,000 नाउ एट मैच्योरिटी। बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट कहते हैं उस डेट को जिस डेट पे वो वापस होता है। ठीक है, जो हम किसी को लोन देते हैं तो फिर उसको अपनी किडनी दिखानी पड़ती है, यार मेरी किडनी निकल गई है, तेरी मेहरबानी पैसे वापस कर दे। पाकिस्तान में तो ऐसे होता है ना कि लोन वापस लेने के लिए अपनी मजबूरियां बतानी पड़ती हैं। ये बताना पड़ता है कि हमारा कोई बंदा बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर लोन वापस मिलता है जिसको दिया होता है, वरना नहीं मिलता। लेकिन ये है कि जो कंपनी होती है ना उसमें ये बेनिफिट होता है कि उसके ऊपर ही लिख दिया जाता है कि फलां डेट पे वापस होगा, और वो कर भी देते हैं, उनको कोई मजबूरी नहीं होती। वो जिस डेट पे वापस करना होता है ना उसे हम कहते हैं मैच्योरिटी डेट। तो वो 5 साल बाद आई मैच्योरिटी डेट, और मैच्योरिटी डेट पे ये वापस हो गया। जब वापस हुआ तो हमें इसमें से जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो 8.42% मिला है। मार्केट में इस वक्त चला था 8%, हमें हो गया बेनिफिट। वेरी गुड। दूसरा सवाल, यू जस्ट वॉन ए प्राइज, मुबारक हो, जीत गए आप। यू कैन ईदर रिसीव ₹1,000 टुडे और ₹1050 इन 1 year। आज 1,000 रुपये ले लें या 1 साल बाद 1,050 ले लें, तो आप तो यही कहेंगे 1,050 ज़्यादा होते हैं। तो वो बल्कि आप ही कहेंगे 1,050 आज ही दे दें। ऐसा नहीं होना, अभी 1,000 रुपये मिल रहे हैं, साल बाद 1,050 रुपये मिल रहे हैं, प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग फाइनेंशियल ग्राउंड्स की बेसिस पे बात करेंगे। विच ऑप्शन डू यू प्रेफर एंड वाई? इफ़ यू कैन अर्न 5% ऑन योर मनी, अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो आप इनमें से कौन सी ऑप्शन को चूज करेंगे? हम लोग जो फ्यूचर की अमाउंट है ना जी,
जो फ्यूचर की अमाउंट है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आज की ऑप्शन के साथ कंपेयर करें। देखिए हम ये 1000 को और 1050 को कंपेयर नहीं कर सकते, गौर से सुनिएगा। उसकी रीज़न ये हमारा आखिरी सवाल होगा, बाकी कल करेंगे क्योंकि अगली इसके बाद रिवीजन क्लास इसके आगे लगी है। हम लोग ये 1000 और 1050 को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइम में एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो हम लोग ये करेंगे, इस 1050 की फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, जिससे कि वो भी इसी डेट की आ जाएगी जिस डेट के ऊपर 1000 पे है। या अल्टरनेटिवली हम 1000 की फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये नहीं कि या इस डेट पे कंपैरिजन कर लें या इस डेट पे कंपैरिजन कर लें, लेकिन किसी एक डेट पे आपको कंपैरिजन करना होगा। तो व्हाई नॉट कि हम लोग चूज करें इस डेट के ऊपर कंपैरिजन, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस डेट के ऊपर। तो हमारे पास कितनी आएगी, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है 1050, हमारे पास रेट है कितना बताया 5%, टाइम है 1 ईयर, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी 1000 ही बनेगी ना। अच्छा, अब बाय चांस ये सवाल ऐसा है कि जिसमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली उसके इक्वल है जो आज की उसकी वैल्यू दूसरी ऑप्शन है उसकी। तो ऑप्शन 1 में आपको आज कितने मिल रहे हैं 1000, ऑप्शन 2 में आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं 1050, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो भी 1000 ही बन रही है। अगर तो ऑप्शन 2 की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती तो हम फिर ऑप्शन 2 की तरफ जाते, अगर ऑप्शन 2 की प्रेजेंट वैल्यू 1000 से कम होती तो फिर हम ऑप्शन 1 की तरफ जाते, क्योंकि हमें प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। अब आप इसमें ये जरूर सोच सकते हैं सर पैसे पहले मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हमें पैसे पहले मिलने से हमें बेनिफिट हो जाएगा। वो उन सारी चीज़ों का फैक्टर हमने शुरू में बात की थी कि रेट के अंदर शामिल होता है। रेट के अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन और बेनिफिट जो कि इस बंदे को पैसे की वजह से मिला है, उन सारों का इफेक्ट रेट में शामिल होता है। तो जनाब प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स हम लोग जो है वो कौन सी ऑप्शन को चूज करेंगे, तो जवाब है कि फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर इन ऑप्शंस में से चूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल प्रेजेंट वैल्यू दे रही। तो ऑप्शंस देखते हैं, ₹1000 बिकॉज इट हैज हायर फ्यूचर वैल्यू, गलत है, इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1050 ही बनेगी। दूसरी ऑप्शन कहता है 1000 बिकॉज यू रिसीव इट सूनर, ठीक है, जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिलने वाली ऑप्शन को भी जो है ना वो हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि जल्दी मिलना और देर से मिलना इन दोनों का जो बेनिफिट है वो इस रेट के अंदर शामिल है। सही है, इस रेट के अंदर ये चीज़ शामिल है कि जल्दी मिलना या देर से मिलना, इसका बेनिफिट शामिल है। ₹1050 बिकॉज इट इज़ मोर मनी, ये आप तब कहते हैं जब आपने फाइनेंस नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब आपने फाइनेंस पढ़ लिया और आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये मनी टर्म्स में अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन हम पैसे को खाते थोड़ी हैं, पैसे से चीज़ परचेज करके खाते हैं जो उसकी परचेजिंग पावर होती है, और वो 1000 के इक्वल ही है। ऑप्शन डी है ईदर, इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू। तो ऑप्शन डी आपकी ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी आपकी ठीक है। वो भाई साहब ने मेरे से पहले बंद कर दिए, आज तो मैं कहता हूँ मोहर लगा दी इसके ऊपर, ठीक है। तो जनाब ये कंपैरिजन है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे लॉजिक की बेसिस के ऊपर आपको आंसर दिया जाना है, जिसमें डिस्कस करने वाली चीज़ें ज़्यादा है और सॉल्व करने वाली चीज़ें कम है। तो जब भी आपके पास फ्यूचर की कैश फ्लोज होंगी, सुन लो यार, नहीं मेरी बात सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर आपने नहीं बोलना। फिर ये इक्विवेलेंट वैल्यू के क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेट के 3 तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक वो पूछ सकता है कि भाई फलां तरह का इक्विवेलेंट रेट फाइंड कर दें। दूसरा वो आपको 2 रेट्स की कंपैरिजन के लिए कह सकता है, और वो ये भी कह सकता है कि कोई पीरियोडिक रेट फाइंड आउट करें इक्विवेलेंट रेट से। तो वही एक फार्मूला है जो 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में लगता है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने ट्राई करने। इन तीनों क्वेश्चंस के वीडियोस भी हैं, इसकी भी वीडियो है, इसकी भी वीडियो और इसकी भी वीडियो है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसमें मैं शेयर करूँगा, आप लोग जो है वो फिर उसको वो कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये वीडियोस आपने देख कर आनी है। कल इंशाल्लाह हम लोग अपनी एनुइटी स्टार्ट करेंगे। एनुइटी के अंदर आपको इंशाल्लाह जो है वो चैलेंजिंग चीज़ें मिलेंगी, एनुइटी हम लोगों ने डिस्कस करनी है कल, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई सवाल, कोई परेशानी? जो सेकंड हाफ क्वेश्चन उसमें पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ही आते हैं।